हेलो नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु प्रयास आईएएस एकेडमी में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज की ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में हम लोग इससे के एक ऐसे शानदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ऊपर शायद आज बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी ताकत भी है और ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी ताकत है, शायद आज इसका जो कंट्रीब्यूशन एक नेशन के डेवलपमेंट में होना चाहिए आज वो नहीं है। अगर हम लोग सही तरीके से इस ताकत का इस्तेमाल कर ले गए तो समझ लीजिए कि हमारा देश जो है वो एक डेवलप्ड नेशन बनने में टाइम नहीं लगाएगा। जी हां, आज का जो टॉपिक है वो है द वाइटल रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, यानी एक नेशन को बिल्ड करने में, एक नेशन को डेवलप करने में यूथ का क्या इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल होता है। आज इसके ऊपर हम लोग एक एस्से करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि जब ये टॉपिक के ऊपर हम लोग एस्से लिखेंगे तो इसके 3 आयाम बनेंगे, 3 पार्ट्स बनेंगे और एक होगा उनमें से सबसे पहला प्रीफेस का या आप कहें तो इंट्रोडक्शन का। उसके बाद जब आप इस एस्से की बॉडी लिखेंगे तो आप इसमें बहुत तरह के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और तब जाके अंत में जब आप सारे फैक्ट्स के ऊपर बात कर लें तब आप इस एस्से का एक शानदार सा कंक्लूजन जो है वो लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके प्रीफेस के बारे में। इंडियाज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी इन इज intricately linked to the active participation of its youth in the nation building process। आप अगर देखेंगे तो यूथ का एक बहुत वाइटल और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन रहा है इस देश के बनने में, इस देश के विकसित होने में, इस देश की अर्थव्यवस्था विकसित होने में, इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, या आप ये कहें कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री को बिल्ड करने में, ये सारी चीजों में यूथ का बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो रहा है। विद बाउंडलेस एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड विजन, द यूथ प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग अ प्रोग्रेसिव नेशन। यानी अगर एक बार यूथ जो है ना अपनी एनर्जी लगा ले, अपनी क्रिएटिविटी का सही इस्तेमाल करे, अपने विजन का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे, द यूथ प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग अ प्रोग्रेसिव नेशन। तब एक डेवलपिंग नेशन बनाने में या एक डेवलप्ड नेशन बनाने में यूथ जो है वो अपना सबसे सही और सबसे सच्चा कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकता है। आप इस तरह की बातें लिखते हुए, यानी इस बात के ऊपर बल देते हुए, स्ट्रेंथ देते हुए कि भाई इसका कितना एम्पैटिक जो है वो रोल होता है यूथ का एक नेशन को डेवलप करने में, आप इसके प्रीफेस को या आप इसके इंट्रो को खत्म करेंगे। हां, आप एक और छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप इसी थीम से रिलेटेड या इसी कंसर्न से रिलेटेड जो है वो आप कोई एक कोट जो है वो दे सकते हैं जो किसी नोबल पर्सन के द्वारा जो है वो कहा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जब आप इस एस्से के बॉडी पे जाएंगे, यानी कि इसके फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे, तो आपको कौन कौन से फैक्चुअल्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है डिफाइनिंग नेशन बिल्डिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर एक नेशन को बिल्ड करना या नेशन के डेवलपमेंट की क्या सिग्निफिकेंस होती है, इसका क्या महत्व होता है, इसकी क्या जरूरत होती है, इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे और कुछ पॉइंट्स को सामने रखेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है नेशन बिल्डिंग डिफाइंड। तो नेशन बिल्डिंग इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग एंड स्ट्रक्चरिंग अ नेशनल आइडेंटिटी, फॉस्टरिंग सोशल कोहेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि यूथ का पार्टिसिपेशन हो। देखिए पहला क्या है, नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी कहने का मतलब कि हमारे देश की भी एक पहचान हो, हमारे स्टेटहुड की एक पहचान हो, है ना। पूरी दुनिया लोहा माने कि हां, अगर यहां से अगर इस प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो इंडिया ही पॉपुलर है। फॉस्टरिंग सोशल कोहेशन, या आप ये भी बात करें कि जो टॉलरेंस और जो आप कोहेशन, सोशल कोहेशन आप जो इंडिया में देखते हैं, जो भारतवर्ष में देखते हैं, वो शायद दूसरे जगहों पे बहुत कम देखने को मिलता है। इसके लिए भी यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर बने, यहां की इकोनॉमी जो है वो ग्रूम करे, तो ये बहुत जरूरी है कि यूथ, ना केवल यूथ बल्कि यूथ में दोनों जेंडर यानी मेल और फीमेल दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
जितने ज्यादा युवा जो हैं वो राजनीति के क्षेत्र में आएंगे, उतना बेहतर जो है वो पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री जो है वो हमारी बिल्ड हो पाएगी, बनेगी। और शायद आप ये कहें कि देश की कानून व्यवस्था या देश का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से रन कर पाएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ रन कर पाएगा, ज्यादा बेटर डिसीजन ले पाएगा, ज्यादा बेटर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को जो है वो इनैक्ट कर पाएगा, इसे लागू कर पाएगा। इन सारी बातों में यूथ का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। और दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसके बारे में भी आपको चर्चा करनी चाहिए कि आखिर नेशन बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। क्या लिखेंगे आप? इट एस्टैब्लिशेस अ सेंस ऑफ यूनिटी, पैट्रियटिज्म एंड कलेक्टिव पर्पस एसेंशियल फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। देखो, जब नेशन बिल्ड होगा, नेशन में ग्रोथ आएगी, नेशन प्रोग्रेस करेगा, तो नेशन के प्रति यूनिटी भी बेहतर होगी, पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति की भावना भी आपका जो है वो बेहतर होगा, कलेक्टिव पर्पस, लोगों का एक ही पर्पस होगा कि भाई अल्टीमेटली देश को बेहतर बनाना है ना। इसेंशियल फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, जो कि कंट्री के डेवलपमेंट और कंट्री के प्रोग्रेस के लिए भी वाइस वर्सा में जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर आप बात करेंगे द हिस्टोरिकल रोल ऑफ यूथ इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। देखिए, बहुत जरूरी है कि जिस बात को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जिस बात को आप समझाना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी रिप्रेजेंट करे। तो जैसे ही आपने प्रीफेस फिनिश किया, यू मस्ट हैव टू स्टार्ट विद द बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ योर कंसर्न और द गिवन टॉपिक और द टाइटल। ओके, तो ये हम लोग बता रहे हैं कि द हिस्टोरिकल रोल ऑफ यूथ इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जिसमें आप बात करेंगे इंस्पिरेशन और मोबिलाइजेशन के बारे में। आप चर्चा कर सकते हैं यूथ लीडर्स लाइक भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद इंस्पायर्ड एंड मोबिलाइज्ड द मासेस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतनी कम उम्र में जो है वो इतनी बड़ी पावर के अगेंस्ट में, इतनी बड़ी डायनेस्टी के अगेंस्ट में जो है वो दो युवाओं ने जो है वो मोर्चा संभाला, है ना, देश के लिए जो है वो अपने आप को कुर्बान किया। ये हमें इंस्पिरेशन देता है और इस भावना को मोबिलाइज करता है कि भाई कितना जरूरी है यूथ का एक्टिव पार्टिसिपेशन एक नेशन को बिल्ड करने में। ठीक है, प्रोटेस्ट एंड अपराइजिंग। ठीक है, द यूथ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक्स एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स। आप गौर करिए कि पहले जो देश के, देखिए, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ना, उसके अगेंस्ट में फाइट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। आज जो आप इस देश की सरकार देखते हैं, जिसके खिलाफ जब आपको विरोध करना होता है तो आप ट्रेनों में आग लगाते हैं, आप यहां के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वेंडलाइज करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग, आप नहीं, कुछ लोग। ठीक है, जिनको शायद देश से न प्रेम है और ना वो चाहते हैं कि देश में विकास जो है वो संभव हो। तो अपनी यूथ पोटेंशियल का इस्तेमाल गलत तरीके से अगर आप करते हैं तो यह देश की प्रगति में बाधक है, ना कि देश की को प्रगति के रास्ते पे ले जाएगा। सोचिए कि जो ट्रेनें बनी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है वो न किसी एक के पैसे से हुआ है और ना सरकार के पैसे से हुआ है। ये तो वो पैसा है जो आम जनता जो है वो टैक्स के रूप में सरकार को देती है, और उन्हीं पैसों से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है जिसमें कुछ लोग जो है वो आग लगाते हैं। इसका साफ ये मतलब है कि वो कहीं ना कहीं इस कंट्री के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो जब ब्रिटिश एम्पायर, आप सोचिए कि आज के भारत की सरकार से कितनी ज्यादा उस समय की ब्रिटिश एम्पायर रही होगी, पावरफुल एम्पायर रहा होगा वो, और उसके अगेंस्ट में जब इन लोगों ने फाइट की तो दोनों का सहारा लिया। कुछ लोगों ने अशांति का सहारा लिया, हिंसा का सहारा लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूथ थे जिन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना, नॉन वायलेंस का जो है वो रूट उसको फॉलो किया, अपनाया, महात्मा गांधी के रास्ते पे, बताए गए रास्ते पे चले वो, और आज आप रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारा देश आजाद है और आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा है, वहां के सिटीजन है, आप उसकी मिट्टी पे बसे हैं। ठीक है, और तीसरा आप बात करेंगे पिलर्स ऑफ चेंज। आप देखेंगे तो देयर रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप यूथ के पार्टिसिपेशन किसी में, इंडिया नेशन के डेवलपमेंट में, इसके बैकग्राउंड के ऊपर जब बात करेंगे तो आप इसका जिक्र जरूर करेंगे कि कैसे भारत की आजादी में यूथ ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इसके ऊपर आप क्या करेंगे, बात करेंगे, और तब आप चलेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय नेशन, इंडियन यूथ इन नेशन बिल्डिंग।
देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात लगती है कि हाँ भाई, यूथ की पावर, इतने सारे यूथ हैं इस देश में, देखिएगा तो नवयुवकों की संख्या, नवयुवतियों की संख्या कम तो नहीं है। इतना हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आप ऑलरेडी देख रहे हैं, और उसमें युवाओं की संख्या जो है वो भागीदारी भी बहुत ज्यादा है। और फिर भी अगर आप देखेंगे तो ना हमारे देश की अर्थव्यवस्था चीन के कंपेयर में या किसी और कंट्री के कंपेयर में उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही। इसका कारण क्या है? इसका कारण है because youth are not actively participating in the development of this nation। तो ये एक बहुत क्रिटिकल रीजन है जिसकी वजह से आप अगर गौर करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि हमें जानने की कोशिश करनी होगी कि आखिर नेशन बिल्डिंग में इंडियन यूथ को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, या किस तरह के चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले बारी आती है किसकी? एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की। आज अगर आप देखेंगे तो युवाओं के लिए बराबर मौके नहीं है, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, बेरोजगारी अपने चरम पे है। मतलब आप यूं समझ लें कि किसी किसी राज्य में जब आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हर 10 में से 7 युवा बेरोजगार हैं, या आप ये कहें कि उनके पास रोजगार का कोई निश्चित साधन उपलब्ध नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है। इससे क्या होता है कि आप उस यूथ के पोटेंशियल का, मान ले कि उस यूथ में टैलेंट था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता था, अपने टैलेंट, अपने स्किल का इस्तेमाल कर सकता था, या अगर उसकी स्किल ट्रेनिंग अगर अच्छे से होती तो वो इस नेशन को बिल्ड करने में कई तरीकों से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता था। लेकिन वो यूथ मारा गया, उसका टैलेंट, उसका स्किल मारा गया। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर स्केलिंग अप नहीं होता है, उसकी शिक्षा नहीं होती है, एजुकेशन नहीं मिलता। ये सब चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो कि हमारे देश में अभी भी अवेलेबल है। हमें अपने यहां के इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग हब को, प्रोडक्शन हाउसेस को, सबको बढ़ावा देना होगा, और तब जाके हम लोग इस अनएम्प्लॉयमेंट वाली ये एंडेमा से या एनिग्मा से बच सकते हैं। सेकंड हमारा एजुकेशन डिस्पैरिटीज। एजुकेशन डिस्पैरिटीज भी हमारे यहां बहुत है। शहरों में कुछ एजुकेशन, गांव में कुछ एजुकेशन, गरीबों को कोई एजुकेशन, अमीरों को कोई एजुकेशन, इस जाति को कोई और एजुकेशन, उस जाति को कोई और एजुकेशन। और ये सारी चीजें मिलकर एजुकेशनल डिस्पैरिटी को जन्म देती है। और आज इस देश का एक बड़ा युवाओं का हिस्सा जो है वो सही शिक्षा से वंचित है, या समकालीन वर्तमान स्थिति में जिस लेवल ऑफ एजुकेशन की जरूरत है, जिस टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन की जरूरत है, जिस कंटेम्प्ररी एजुकेशन की जरूरत है, वो आज भी नहीं मिलता, वो आज भी अधूरा है। तो ये भी एक बहुत क्रिटिकल चैलेंज है। एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, भाई समाज की भी अपनी अपनी क्या है, उम्मीदें हैं। ठीक है, 27-28 तक जॉब किया, नहीं किया, ओके कोई नहीं, ब्याह कर देना है तुम्हारा। लड़की है, ठीक है, तुम्हें 2 साल के मौके मिले, हद तो तब है। आप जरा गौर करना, मैं आपको एक बात बता देता हूं, होता क्या है। आज अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक कॉमन चीज ये दिखाई देने वाली है कि लड़कियों को ये बोला जाता है कि एक तो लड़कियों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है कि मुझे कहीं जाके तैयारी करनी है लड़कों के कंपेयर में। और अगर वो चली जाती हैं तो फिर उनसे ये कहा जाता है उनके पेरेंट्स के द्वारा कि 2 साल हैं तुम्हारे पास, अगर इन 2 सालों में तुमने नहीं निकाला तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। मतलब आप समझिए, सार्केज्म इसमें यह है कि एक तरफ तो पेरेंट्स को यह भी लगता है कि हमारी बिटिया इतनी टैलेंटेड है कि मैं उसको 2 साल का टाइम दूं तो उतना उसके लिए काफी है, वो इतने में निकाल सकती है। और दूसरी तरफ वो उसको धमकी भी देते हैं कि अगर नहीं निकाल पाई तो तुम्हारी शादी करके तुमको जो है वो भिजवा दिया जाएगा। तो ये सब सोशल एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये ज्यादा युवाओं को मार रहे हैं। आप जो छोटे छोटे जो है वो कमेंट्स और ओपिनियन सुनते रहते हैं अपने रिलेटिव्स वगैरह से, वो एक छोटी तस्वीर है जो कि एक बड़ी समस्या को बयां करती है। जैसे कि कोई आपसे ये पूछ ले कि क्या बेटा नौकरी लगी? नहीं जी। अच्छा शादी हुई? नहीं। तो कर क्या रहे हो? कहने को तो ये एक टॉन्ट है जो आप सुनते हैं और अवॉइड कर देते हैं, परंतु एक बड़ी कहानी को ये रिप्रेजेंट करता है। और शायद मैं आपसे ये भी कह दूं कि अगर बहुत जल्द इसके ऊपर सुनवाई नहीं की गई और ये समझा नहीं गया कि सामाजिक उम्मीदें जो हैं वो अगर एक यूथ के टैलेंट पे अगर भारी पड़ती है तो फिर आप इस देश के विकास के बारे में ना ही सोचो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो ये एक तीसरा बड़ा चैलेंज है। ठीक है,
फिर आप बात करेंगे एम्पावरिंग द यूथ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे जरूरी है कि यूथ को पहले एम्पावर किया जाए ताकि ये देश भी एम्पावर हो सके, ये कंट्री भी जो है वो प्रोग्रेस के रास्ते पे चल सके, बिल्ड हो सके ज्यादा बेहतर तरीके से, और इस नेशन का डेवलपमेंट भी ज्यादा बेहतर तरीके से हो। इसके लिए दो चीजें चाहिए, क्या क्या? एक तो एजुकेशन चाहिए और दूसरा स्किल डेवलपमेंट चाहिए। ये दो चीजें चाहिए, शिक्षा और राइट स्किलिंग। तो इनके बारे में आप जो है वो बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे। सारे के सारे लोग अगर सरकारी नौकरी ही करने जाएंगे तो ये देश कैसे चलेगा? समस्या जो है वो वर्तमान रहेगी, और कभी भी शायद आपके लिए नेशन को डेवलप करना और ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, ये सब जो है वो एक सपना रह जाएगा, एक डे ड्रीमिंग हो जाएगी। ठीक है, आप ये भी एक डेटा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल पॉलिटिक्स में और गवर्नेंस में यूथ का पार्टिसिपेशन जो है वो कितना है। सोशल इनिशिएटिव्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक है, यानी अगर आप देखें तो बहुत जरूरी है कि आप समाज के बीच में अवेयरनेस भी इस बात को लेकर फैलाएं। तो आप इसकी भी चर्चा करेंगे। आप एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। सरकार की वो पॉलिसीज जैसे लखपति दीदी योजना चलाई जाती है महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, है ना। महिला विकास कौशल मंत्रालय के द्वारा जो है कई तरह के प्रोग्राम्स और स्कीम चलाए जाते हैं, आप उनके बारे में भी बात करेंगे। रियलाइजिंग द पोटेंशियल, शेपिंग अ प्रॉस्पेरस एंड इंक्लूसिव नेशन, इसमें आप इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी और कलेक्टिव कोलैबोरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और तब जाके ये एक एज अ सोल्यूशन आएगा, और तब जाके ये हमारा इससे पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या होगा, फिनिश होगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी लिंक के थ्रू। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके भी वहां से भी आप इसकी पीडीएफ को देख सकते हैं। इस एस्से के कंप्लीट थ्योरी को आप देख सकते हैं कैसे ये एस्से लिखा जाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके इसे शेयर भी करिए, दबा के शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।